सुनो बच्चे लोग, मैं आपके साथ आज छोटे छोटे कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूं और ट्रिक्स देना चाहता हूं आपके अकाउंट्स एग्जाम के लिए। सर, क्या क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, अगर आप थोड़ा सा 10 मिनट अगर मेरे को दो तो आप एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर पाओगे, कम से कम 10 नंबर। मैं आपको जो ट्रिक्स दे रहा हूं इससे आप 10 नंबर तक बचा सकते हो। मैंने देखा है बेकार का लीकेज होता है मार्क्स का, ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से। क्या क्या पॉइंट्स है, मैं एक एक करके बात करता हूं। पहला पहला चीज पॉइंट क्या है कि सारे बच्चे हमेशा ये बोलते हैं कि भैया फाउंडेशन का जो अकाउंट्स पेपर है ना भैया बहुत लेंदी आता है। क्या ये सच बात है? हाँ, ये सच बात है, बहुत लेंदी आता है। तो भैया पूरा पेपर ना एग्जाम में खत्म नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? खत्म नहीं हो पाता है। दिक्कत क्या, मैंने देखा एवरेज में बच्चे लोग 60 से 70 तक ही अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद छूट जाता है। भले ही पेपर आता हो, छूट जाता है। तो भैया कैसे फिनिश करें? देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, अगर आपको तो स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा। और स्पीड बढ़ाने का मेरा जो टिप यही है, सबसे पहला कि आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमने जितने भी क्लासेस में आपको सम कराए हैं सारे सम्स अच्छे से करने, कम से कम एग्जाम में जाने से पहले मिनिमम 3 टाइम्स प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। 4 करोगे तो एकदम आइडियल रहेगा, कम से कम 3 के पहले नहीं चलेगा। भैया और कोई तरीका नहीं? ये तो मस्त तरीका है, पर एक प्लानिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता है कई बार एग्जाम में, जिससे कि आपका अकाउंट्स पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो अकाउंट्स पेपर में मैं आपको ये प्लानिंग बताना चाह रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करोगे, कौन सा क्वेश्चन बाद में, जिससे कि आपका पेपर मतलब टाइमली कंप्लीट हो, प्लानिंग की वजह से गड़बड़ी नहीं हो। मान ले तुमने स्पीड डेवलप कर लिया है, किंतु प्लानिंग की वजह से भी तो गड़बड़ी हो सकता है। तो वो प्लानिंग क्या है जरा सुन लो। याद रखना, जब भी अकाउंट्स पेपर आप स्टार्ट करोगे ना, पहला सम जो उठाओगे, पहला कभी भी ऐसा सम मत उठाना जिसमें कोई बैलेंस शीट टाइप बनाना हो, कुछ टैली कराना हो। कहीं फाइनल अकाउंट्स का सम, एनपीओ का सम, जहां बैलेंस शीट टैली कराना होता है ना, ऐसा सम मत उठाना। वो सम उठाओ जहां कोई बैलेंस शीट का दरकार ही नहीं है। छोटा छोटा जर्नल एंट्रीज, हमारा काम खत्म हो गया। जैसे कि आपके तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आप वो उठा लो ना, या सेल और रिटर्न उठा लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर उठा लो, ये छोटा छोटा जर्नल एंट्री वाला चैप्टर, समझ रहे हैं? ऐसे हाँ, रेक्टिफिकेशन उठा सकते हो, पर मैं रेक्टिफिकेशन पहले बोलता नहीं हूं क्योंकि दिमाग कैसा चलेगा पता नहीं। तो मैं बोलता हूं सेल और रिटर्न टाइप का उठा लो। एडीडी का सम उठा लो यार, एडीडी देता है, नहीं समझा? एडीडी टाइप सम उठा लिया, ऐसा सम से स्टार्ट करो। तो ऐसा सम से स्टार्ट करने से क्या होता है, एक हल्का फुल्का सम से स्टार्ट करते हैं ना, तो वार्म अप ठीक हो जाता है और कॉन्फिडेंस बना रहता है। नहीं तो क्या होगा, फर्स्ट सम तुम अगर ऐसा उठाया जिसमें टैली करने वाला है, और मान लो टैली नहीं किया बैलेंस शीट, एग्जाम में होता है यही ज्यादातर, टैली नहीं होता है, तो बैलेंस शीट अगर टैली नहीं करेगा ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस छूट जाएगा। तो गड़बड़ी क्या होगा, जब तुम्हारा बैलेंस शीट पहले सम में टैली नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस टूटेगा ना तुम्हारा, तुम्हारा पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि बाकी सारा सम तुमको आता था, इन एंड आउट किया हुआ है 4 बार करके, पर ना वो कॉन्फिडेंस टूटने की वजह से पेपर बर्बाद होगा। तो पहला सम कोई टैली करने वाला कभी मत उठाना, और आखिरी सम जो होता है ना वो भी टैली करने वाला मत रखना। लास्ट सम जो करोगे ना पेपर में, वो भी मत रखना सर टैली कराने वाला सम। क्यों? क्योंकि लास्ट वक्त टाइम का कंस्ट्रेंट रहेगा हमेशा, क्योंकि पेपर लेंदी होता है ना। तो लास्ट में अगर कोई बड़ा सम रख लिया जो टैली कराने वाला है, कि पूरा फाइनल अकाउंट्स बनाना है, एनपीओ का सम बनाना है, ऐसा बड़ा सम टैली वाला, गड़बड़ हो जाएगा यार, गड़बड़, फंस जाओगे एकदम बुरी तरह से। तो करना क्या चाहिए, लास्ट के लिए ना हमेशा एक छोटा सम रख लेना चाहिए। मेरा बात समझा? क्या बोले, लास्ट के लिए एक छोटा सम रख लेना चाहिए कि लास्ट में उतारेंगे, क्योंकि अगर टाइम कम भी हुआ ना, घटिया हैंडराइटिंग में भी लिख दिया ना, कोई दिक्कत का बात नहीं है, सम तो उतर गया ना, मार्क्स मिल जाएगा। तो भैया आप बोलना चाह रहे हैं कि टैली करने वाला सम करेंगे कहां, करे ही नहीं क्या? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं बीच में करा करो। अब भैया बीच में करेंगे तो क्या गारंटी कि टैली हो जाएगा? आप बोल रहे हैं फर्स्ट में टैली नहीं होगा, गड़बड़ी है, लास्ट में हड़बड़ी रहेगा तो टैली नहीं होगा, गड़बड़ी हो जाएगा, तो बीच में क्या गारंटी है कि टैली हो जाएगा? नहीं, गारंटी कुछ भी नहीं है कि टैली हो जाएगा, पर क्या है, बीच में करने से जनरली देखा गया परसेंटेज के बच्चों को ज्यादा टैली हो जाता है। भैया मान लीजिए मेरा तो भैया एकदम ट्रैक रिकॉर्ड है बचपन से कि मेरा बैलेंस शीट एग्जाम में टैली हुआ ही नहीं है, क्लास में सारा बैलेंस शीट टैली हुआ है, किंतु ना एग्जाम में जाके क्या भूत आ जाता है, टैली होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर मान लो बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, तो मेरा बात एकदम कान खोल के सुन लो, गलती खोजने मत जाना स्टार्टिंग में। तुम बैलेंस शीट बनाया, तुम देख रहे टैली नहीं हो रहा, बस ऐसे छोड़ देना, इसका टोटल भी मत लगाना, मत लगाना टोटल, ऐसे छोड़ देना। सारा सम कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगर टाइम बचे तब जाके इसका गलती खोजना।
पहले गलती खोजने मत बैठना, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। तुम गलती खोजने बैठेगा, पक्का गलती खोजने में 5 से 10 मिनट लगा ही देगा, तुम कुछ भी हो, क्योंकि पूरा सम तुम रिव्यू करने बैठेगा, हमको पता है। गारंटी है तुम गलती खोज लेगा। मैं गारंटी देता हूं 90% टाइम गलती नहीं मिलेगा, और एग्जाम के हॉल के ठीक बाहर जाके याद देगा, शिट वही गलती था, वही होने वाला है, मेरे को पता है ये बात बहुत बढ़िया से, यही होता है। तो भैया तुमको मैं जो बोल रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनना। पहले मत करना ये सब गड़बड़ी, पहले नहीं मिल रहा है टैली छोड़ दो। क्यों मैं बोल रहा हूं, लॉजिकली सोचो, तुम 10 मिनट जब बर्बाद करेगा ना, तो गड़बड़ी क्या हुआ कि तुम एक सम तुम्हारा पक्का छूट जाएगा। बेटर ऑप्शन क्या है कि तुम ये छोड़ दो, क्योंकि अगर मान लो तुम 10 मिनट लगा दिया, गलती खोज नहीं पाया, तो भी मार्क्स कटना है। इससे अच्छा मैं टाइम वेस्ट करूं ही क्यों, मैं एक नया सम अटेम्प्ट करूंगा तो मुझे उसमें मार्क्स मिल जाएगा, और अगर सब करके टाइम बचा तो इसको ठीक कर लेना, क्योंकि ये तो अपने लिए तो बर्बाद ही हो गया एक तरह से। अब क्या है ना, पूरा बर्बाद भी नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं कि 0 मिल जाएगा। अब मान लो एक छोटा सा गलती हो तो उसका 1 नंबर कटेगा, 15 की जगह 14 देगा। अब 1 नंबर के लिए तुम 5 से 10 मिनट वेस्ट कर रहा है, और एक सम छूट जाए तुम्हारा 10 नंबर का, क्या वो अच्छा प्लानिंग है? नहीं करना है। तो याद रखना, अगर बैलेंस शीट टैली नहीं भी किया, टोटल ऐसे करके छोड़ दो, लिखना मत, टोटल ब्लैंक छोड़ दो, चले जाओ बाहर, पहले पूरा पेपर फिनिश करो, उसके बाद यहां पर बोलो। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ मेरा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या चीज है, तो मैंने स्टार्टिंग एंडिंग वाला आपको बता दिया कि पेपर करने का। हाँ, अब भैया दूसरा जो डाउट आपके मन में आता है कि मान लो भैया मैंने एक सम सॉल्व कर दिया पूरा, हाँ, अब सम सॉल्व करने के बाद पता चल गया कांड हो गया मेरे से, पूरा सोल्यूशन गलत है, मतलब एक दो फिगर काट के ठीक करने से नहीं चलेगा, पूरा सोल्यूशन गलत हो गया, पूरा काट के ठीक करना है। तो तुम लोग क्या करता है, पहले इसको काटेगा और उसके बाद लिखना चालू करेगा, गलत, ऐसा मत करना। इसको बोलते हैं हम सिचुएशन को, ना घर का ना घाट का। क्यों, मान लो तुम इसको पूरा काटा, ठीक है ना, अब काट के तुम लास्ट सम था तुम्हारा, ये तुम सोल्यूशन करना चालू किया, तुम 4 या 5 लाइनें लिखा, टंग टंग टंग, घंटा बचा और टीचर कॉपी टान के लेके चला गया। तो गड़बड़ क्या है पता है, ये तो तुम काट दिया तो चेकिंग होगा भी नहीं, और ये तुमने 4 ही लाइन लिखा, इसमें मार्क्स मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं ना घर का ना घाट का। एक्चुअली आप लोग को स्टेप मार्किंग दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो क्या होगा, मान लो कि मैं क्या बोलता हूं, ये वाला गलत सम तब तक नहीं काटना चाहिए जब तक कि मैंने सही सोल्यूशन नहीं कर लिया है। क्या बोला, जब तक कि सही। तो मैं क्या करता हूं, मेरा प्लानिंग शुरू, मैं पहले ये फिनिश करूंगा उसके बाद काटूंगा। नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो इसको अभी नहीं काटा, मैं कर रहा था, टीचर पेपर छीन रहा है, तो देख लो किस में ज्यादा किया हुआ है, उसको छोड़ के जो कम किया हुआ उसको काट दो। तो क्या होगा, ये सम जो तुम किया है ना, भले इसमें फिगर्स गलत है, कुछ स्टेप्स तो राइट किया ही होगा, जो जो स्टेप राइट किया होगा उसका मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, फिगर भले गलत हो, अगर तुमने स्टेप्स करेक्ट करके रखा है तो स्टेप का मार्क्स मिलता है। तो तुमको क्या होगा, हो सकता है कि 10 नंबर का सम था ये, तुमने इसमें से 4 स्टेप राइट किया है, तो 2-3 तो मिल ही जाएगा इसमें। हाँ, तो वही दोनों केस में मेरा बात समझ में आ रहा है, तो वैसी वर्षा मैं बोल रहा हूं। तो इसीलिए याद रखना कि जब भी अगर कोई सम गलत कर दे, उसको काटने का मन कर रहा है नया सोल्यूशन का, फर्स्ट नया सोल्यूशन करो, उसके बाद पुराना वाला को काटना। और नहीं तो लास्ट में जब दिखाई देगा, अगर पूरा नहीं कर पाए तो दोनों को देख लेना किस में ज्यादा किया हुआ है, उसको छोड़ देना, जो कम किया हुआ उसको काट देना। दोनों नहीं काटे तो फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेगा, सेकंड वाला को सिलेक्ट नहीं करेगा। समझ में आया यहां तक? तीसरा मेरा एडवाइस है पेपर के लिए, तीसरा मेरा एडवाइस क्या है, जब भी आप लोग एग्जाम का पेपर अटेंड करोगे, हर एक क्वेश्चन एक नए पेज से स्टार्ट करना। क्या बोला, हर एक क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करोगे, और हाँ, क्वेश्चन का नंबर ठीक से लिखना। बहुत जन का आदत है, मान लो चालू करा सम नंबर 1, ऐसे चीटी जैसा लिखेगा नंबर 1, पढ़ ही नहीं पाए, टीचर का ऐसी चश्मुला होता है हम लोग भाई, और उसके बाद तुम ऐसा करके लिखोगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तुम समझ रहे हैं ना, तुमको मन में क्या क्या बोले होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब भी लिखोगे बच्चे, क्वेश्चन क्या होता है ना, मिस हो जाता है टीचर से चेक करना, तो एकदम मेरा बात माने, एकदम टॉप में, लेफ्ट हैंड साइड टॉप में एकदम बड़ा बड़ा करके ऐसे लिखना, कि अगर टीचर मेरे जैसे चश्मुला हो और चश्मा खोल के भी चेकिंग कर रहा हो तो दिख जाए उसको कि नंबर 1 है। और याद रखना मैं क्या बोल रहा था कि हम लोग ना, मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे नंबर 1, अब ये 3/4 पेज लगा, यहां नीचे थोड़ा सा जगह ब्लैंक रह गया,
अब तुम लोग का क्या आदत है, तुम लोग झट से सम नंबर 2 यहां से स्टार्ट करता है। मत करना। एक फ्रेश पेज में जाना और फ्रेश पेज में जाके नया से सॉल्व करना, नया सा नंबरिंग करके सॉल्व करना। समझ में आया? ईच न्यू सम शुड बी स्टार्टेड या ईच न्यू क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड फ्रॉम अ न्यू पेज। और ये सारे पेपर्स के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ अकाउंट्स के लिए नहीं। क्यों सर, क्यों सर? आप क्या, आप तो बहुत घटिया इंसान है। आपको पता है सर, पेपर के लिए गाछ कटता है। सेव ट्री सर, यू आर वेस्टिंग पेज। देख, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, फर्स्ट सेव योर सेल्फ देन प्लांट अ ट्री। क्या होता है प्रैक्टिकली, मैं एग्जाम का बता रहा हूं, जब टीचर लोग चेक करते हैं ना, उनको बहुत सारा कॉपी चेक करना होता है, और कभी कभी तुम ऐसे सटा के लिख देता है ना, तो टीचर से गलती से ये स्किप आउट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहां स्टार्ट हुआ, मान लो इसका इतना सही सोल्यूशन रह गया था, वो इसको स्किप करके आगे चला गया, तुम्ही को मार्क्स नहीं मिलेगा। भले उसमें मान लो तुमको 10 में 10 मिलने वाला था, अगर इससे स्किप हो गया तो क्या भैया, हम ना रीचेक में पेपर दे देंगे। दे देते रहना, तुम अपना जिंदगी का टाइम वेस्ट करते रहो भाई, इतना क्यों माथा करना? हमेशा नया पेज से नया क्वेश्चन नंबर चालू करना। समझ में आया यहां तक? यहां तक एकदम क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे भैया, हमारे जो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैं उसे रैंडमली अटेम्प्ट कर सकता हूं? मतलब मतलब मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, हमारे पास 6 क्वेश्चन है, तो क्या मैं इसे रैंडमली इसको कर सकता हूं? आंसर इज यस, आप रैंडम आप सॉल्यूशन कर सकते हो। मतलब आप चाहो तो पहले क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लो, फिर 4 सॉल्व कर लो, फिर 1 कर लो, फिर 3 कर लो, चलेगा। मगर याद रखना, क्वेश्चन का सब पार्ट्स एक जगह होना चाहिए। मतलब अगर आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो, 2 का 3 पार्ट है, ए, बी और सी, तो आप इसका 3 पार्ट सीक्वेंशियली ही दिखाओगे। मेरा बात समझ में? सीक्वेंस में दिखाओगे। उसको रैंडम मत करना, पहले किया 2A, फिर किया 3C, फिर 4B, ऐसे मत करना। दैट इज नॉट अलाउड। भैया एक दिक्कत है, 2 का ए अच्छे से आता है, 2 का सी अच्छे से आता है, 2 के बी में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डाउट है, मैं इसको बाद में करना चाहता हूं। हाँ ठीक है, तो तुम 2 का ए पहले सॉल्व कर लो, 2 का बी के लिए जगह छोड़ लो। सर कितना जगह, वो एस्टिमेट कर लेना। भैया कम पड़ गई जगह तो थोड़ा ज्यादा एस्टिमेट करो भाई। तुमको लगता है 1 पेज लगेगा तो 2 पेज छोड़ के रख दो। बात नहीं समझा? अब उसके बाद तुम 2C करो, बाद में आके उस जगह में फिनिश करो पेपर को। भैया ऐसा हुआ ना कि लास्ट की तरफ मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, वो सॉल्व हो नहीं पाएगा, तब उसको उस पेज को ब्लैंक मत छोड़ना, वहां जाके पीटीओ लिख देना, प्लीज टर्न ओवर। नहीं तो क्या होगा, अगर मान ले 2-3 पेज लगातार ब्लैंक रह गया, तो टीचर एक पेज देख के ऐसे छोड़ सकता है, लगता है आगे नहीं है, वो आगे देखने ही नहीं जाएगा। मेरा बात समझ में? मिस हो जाएगा तो तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसे मत करना। तो मेक श्योर कि वहां पर लिख देना, ब्लैंक मत छोड़ना, बड़ा बड़ा करके लिखना, एकदम ऐसे पूरा पेज लेके लिखना, पीटीओ मतलब प्लीज टर्न ओवर। इसके बाद भी मैंने खेला खेला है, देख लीजिए। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो यह वाला, यहां तक सारा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैं छोटा छोटा आपको पॉइंट बताऊं, सब छोटा छोटा चीज है, ये सब गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है ना? इसके बाद अगला पॉइंट, आप लोग का अकाउंट्स जो पेपर देते हो उसमें ट्रू एंड फॉल्स आता है। क्या आता भैया? जो ट्रू एंड फॉल्स है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख के मत छोड़ना, रीजन देना पड़ेगा। ट्रू एंड फॉल्स सिर्फ लिख के छोड़ दिया ना तो मार्क्स 0 मिलेगा। तो आपको ट्रू है या फॉल्स लिखना है, और उसके साथ याद रखना पक्का रीजन भी देना है। रीजन नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा सर। याद बोलो, ये पॉइंट भी क्लियर है? अच्छा, और हाँ भैया एक डाउट आता है, हम लोग एग्जाम के पेपर में जब लाइंस वगैरह ड्रॉ करेंगे, पेन से ड्रॉ करेंगे कि पेंसिल से ड्रॉ करेंगे? जो जी मैं कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेन से भी ड्रॉ कर सकता है, पेंसिल से। मैं बोलता हूं पेंसिल से करो तो देखने में ठीक ठाक लगता है, बड़ा छोटा हो गया तो मिटाया उटाया जा सके। अच्छा भैया ये छोड़िए ना, लाइन ड्रॉ करना जरूरी है क्या? नहीं, कंपलसरी भी नहीं है। अगर तुमको फॉर्मेट नहीं भी टाने का मन है, तुम बिना फॉर्मेट टाने ही अगर सॉल्व कर सकता है कर ले। पर क्या होगा ना, तुमको ये अजीब लगेगा और पेपर चेक करने वाले को थोड़ा तकलीफ होगा। हम लोग का हमेशा ये कोशिश रहना चाहिए कि जो एग्जामिनर हो ना, उसको थोड़ा सा साफ सुथरा कॉपी दिखाई दे। तुम लाइन वाइन टान के कितना, टोटल में अगर पेपर में 5 मिनट का काम लगता है, सारा पूरा पेपर का बात करें लाइन वाइन टाने का, तो टोटल जोड़ेंगे तो 5 मिनट। तो 5 मिनट के लिए ऐसे पेपर गंदा कर दें, अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप लोग लाइन वाइन टानो, मगर टानना कोई कंपलसरी नहीं है। जहां अगर लगे नहीं टानना है तो नहीं टान के भी निकलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भैया जर्नल जिसमें भी आएगा नरेशन लिखना जरूरी है। हाँ नरेशन लिखना जरूरी है। हाँ सब में स्पेसिफिकली लिख दिया विदाउट नरेशन दिखाओ, तब आप नरेशन स्किप कर दो, कोई दिक्कत का बात नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? इसके बाद आप लोग का जो पेपर आता है ना, जो पहला पेज होता है ना, पहला पेज,
उसमें ना क्वेश्चन का नंबरिंग लिखा हुआ रहता है, क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 ऐसे लिखा हुआ रहेगा। और सब पार्ट्स लिखा रहता है, ए बी सी डी, जो पार्ट होता है वो लिखा हुआ रहता है। आप लोग को टिक में लगा के आना होता है कौन सा आपने अटेम्प्ट किया है, तो टिक लगाना मत भूलना। ये काम कर, जैसे पेपर सॉल्व हो जाए ना, जैसे से करते जाओ आप टिक लगा लेना। मैंने मैं 1 का ए बी सी कर लिया तो टिक मार्क लगा लेना, फिर 4 कर लिया तो टिक मार्क लगा लेना, भैया 4 का भी कर दिया कौन कौन सा पार्ट। ये चीज आपको करके देना पड़ेगा, मिस मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है सर। मैं आपको बता, मिस मत करना। मेरा बात समझ में, मैं आपको बता दिया। ये वहां पर आप जब आपको पेपर मिलेगा ना, उसमें गाइडलाइंस में लिखा हुआ मिल जाएगा वहां पर कि टिक मार्क करना है कि कौन कौन सा अटेम्प्ट किया है। तो ये भूल मत जाना, ये बहुत बड़ा बड़ा स्टेप्स है। मतलब ये गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि मेरे को बच्चे फोन करते हैं, भैया मैं भूल गया, क्या होगा क्या होगा मेरा पेपर। अब क्या होगा मुझे क्या पता इंस्टीट्यूट क्या कर दिया आपके साथ। अच्छा मूड में रहा तो वैसे तो जनरली कुछ करता नहीं है, वो लोग देख लेता है। पर मान लो इंस्टीट्यूट ही कहीं टिक मार्क लगाना भूल जाए तो तुम्हारा तो क्वेश्चन गया। क्योंकि इंस्टीट्यूट तुम उसको तो नौकर नहीं रख के रखा है कि तुम्हारे लिए वो काम करके देगा, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। तो तुम ठीक से करके आओगे, तुम्हारा पेपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है। तुमको मार्क्स चाहिए तुम करके आओ। सर क्या अब पेपर में हैंडराइटिंग सुंदर होना जरूरी है? नहीं, लेजिबल होना चाहिए, सुंदरता का नहीं। नहीं तो मैं ही पास नहीं होता मेरे को डिग्री मिला होता क्या? मेरा हैंडराइटिंग तुम लोग देखा है कितना सुंदर है। सुंदर की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, और जब लिखते हो लेजिबल होना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट नॉलेज देखता है आपका, आपका हैंडराइटिंग नहीं। आर्ट का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, मेरा बात समझ। हाँ भले डेफिनेशन में हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट, पर आर्ट वाला कुछ नहीं है कि वहाँ नॉर्मल हैंडराइटिंग भी चलेगा। गंदा हैंडराइटिंग बस लेजिबल, थोड़ा गैप दे दे के लिखना, आराम से चलेगा। यहां तक समझ में आया? अब आपके मन में बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, दो पेपर मिलता है। जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है ना, उसमें आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल जाता है, तो वहां पर रीडिंग टाइम मिलता है। और जो एमसीक्यू वाले पेपर हैं उसमें रीडिंग टाइम नहीं मिलता है। और कोई डाउट है किसी को? और हाँ, सारा चीज आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ये आप जब पेपर पढ़ोगे ना, ब्लैक बॉल पेन से लिखना है, जेल पेन से नहीं। वहां लिखा हुआ आता है बॉल पेन, समझते हो ना? बॉल पेन से लिखना। पता चला जेल से लिख के आगे कांड हो जाएगा, क्योंकि एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी चेंज कर देगी। क्योंकि तुम लिखा होगा मान लो बॉल पेन से, आजकल तो चलो ऑनलाइन चेक हो रहा है पेपर, मान लो चेक होने से पहले पानी गिर गया एक गिलास किसी का, या कहीं पेपर रखे, ऐसा होता नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि बुरा चीज तो किसी के साथ घटना घट ही सकता है। तो क्या होगा, तुम्हारा गया फिर। तो इसीलिए क्या है, ब्लैक बॉल पेन से। उससे क्या होता है, रीजन क्या है, इंस्टीट्यूट जब स्कैन करता है ना जो मशीन से, उसमें अच्छा आता है स्कैनिंग। इसीलिए ब्लैक बॉल पेन करना तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। और दूसरा कोई पेन प्लीज यूज मत करना, तो गड़बड़ हो जाएगा। और पूछो, और क्या डाउट है? और कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना। और एक लास्ट बात बता दे रहा हूं, अकाउंट्स में जब भी वर्किंग करते हो मेरे साथ, तो आप लोग जो लोग पढ़े हो आप लोग जानते ही हो, जो नहीं पढ़े उन लोग के लिए भी बोल दे रहा हूं कि वर्किंग में हमेशा एक हेडिंग जरूर लगाना, क्या चीज का वर्किंग कर रहे हो। आप लोग देखे ना, कैलकुलेशन ऑफ दिस दैट, हमेशा वो करना। और वर्किंग नोट का नंबर लिख के आना, मेन सम में वो अमाउंट जहां लिखा होगा ना, बगल में वर्किंग नोट का नंबर जरूर मेंशन करना। क्या होता है, उससे टीचर को चेक करने में बहुत आसानी होता है, फास्ट हो जाता है, तो मार्क्स भी जल्दी जल्दी मिलता है। ठीक है। तो आई होप मैंने ये जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए आपको ये फायदेमंद हो। ठीक है ना। और हो सके तो ये सब अपने दोस्त लोग को भी थोड़ा बताना, थोड़ा उनके साथ शेयर करना, तो शायद उनका भी हेल्प हो जाए।